हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन वशिष्ठ और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीपैप की। पीपैप क्या होता है, पीपैप कब आया था, अभी कौन सा इसका एडिशन चल रहा है, पीपैप की रिक्वायरमेंट हमें कब कब होती है, पीपैप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और पीपैप हमें किस तरह सपोर्ट करता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसमें मैं एक ब्रीफ समरी आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पीपैप के बेसिक्स के बारे में अच्छे से पता लगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पीपैप यानी कि प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 5 कोर टूल होते हैं, और वो 5 कोर टूल कौन कौन से होते हैं? APQP, FMEA, PPAP, SPC और MSA। तो उन 5 कोर टूल में से एक कोर टूल जो है वो है PPAP। तो दोस्तों, PPAP होता क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। ये एक जरिया होता है इंडस्ट्री में। अब पहले तो सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था, अब ये वर्ल्ड वाइड फैल चुका है, हर इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट कर चुकी है। तो ये सप्लायर में, एक मैन्युफैक्चरर में कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है कि हम जो पार्ट डेवलप कर रहे हैं, जो पार्ट हम बना रहे हैं, जिसको बनाने के बाद हम अपने कस्टमर को भेजेंगे, वो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट ही बन रहा है। और इसमें कस्टमर की भी सहमति होती है कि हाँ, जो आपने पार्ट बनाया है वो हमारी एज पर रिक्वायरमेंट ही है। हम सब जो काम करते हैं अपने कस्टमर के लिए करते हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर के लिए हम काम करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है हमारे मैन्युफैक्चरर को, हमारे सप्लायर के अंदर, कि जो हम पार्ट डेवलप कर रहे हैं वो हम एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट ही डेवलप कर रहे हैं। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इनिशियली इसकी डेवलपमेंट AIAG ने की थी 1993 में। अब आपके मन में सवाल आएगा, AIG क्या होता है? AIG दोस्तों कुछ नहीं है, AIG आती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का एक ग्रुप है जिसके अंदर QMS के सारे टूल्स और बाकी हमारे टूल्स आते हैं, जहां से सब ड्राइव हुए हैं। 3 बड़े जाइंट्स थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो 1993 में इन तीनों जाइंट्स ने, फोर्ड, किसलरे और जनरल मोटर्स ने मिलकर पीपैप को डेवलप किया था। अब तक पीपैप के 4 एडिशन आ चुके हैं और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 4th एडिशन, जो कि जून 1 को 2006 में डेवलप हुआ था, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो अगर हम बात करें कि पीपैप किससे जरूरी होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पीपैप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, और हम जो पार्ट डेवलप कर रहे हैं वो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट ही डेवलप हो, इसके लिए पीपैप जरूरी होता है। तो दोस्तों, पीपैप के अंदर कुछ एक 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं और उसे कस्टमर को सबमिट करते हैं। और कस्टमर हमें ये अप्रूवल देता है कि हाँ, आपने जो ये पार्ट को डेवलप किया है वो एज पर हमारी रिक्वायरमेंट पे ही है। कस्टमर हमारे एंड पे आता है, पीपैप ऑडिट होती है, पीपैप सैंपल सबमिट होते हैं, जिसका एनालिसिस करने के बाद, उसको देखने के बाद कस्टमर हमें अप्रूवल देता है अपने पार्ट को मास प्रोडक्शन में लाने के लिए। तो दोस्तों, पीपैप के कुछ 5 लेवल होते हैं। पीपैप के 5 लेवल होते हैं, हर लेवल का अलग अलग महत्व होता है, हर लेवल में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग सैंपल सबमिशन, कहीं पे डॉक्यूमेंट सबमिशन, कहीं पे CSR कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। हम जो फॉलो करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज में वो लेवल 4 फॉलो करते हैं, मोस्ट इंडस्ट्रीज में लेवल 4 ही फॉलो करते हैं। तो वो 5 लेवल कौन कौन से हैं, आइए चल के स्क्रीन पे देखते हैं कि वो 5 लेवल कौन कौन से हैं। दोस्तों, ये हमारे 5 लेवल है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस के। तो अगर लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में हमें सिर्फ PSW यानी पार्ट सबमिशन वारंट चाहिए होता है और अपीयरेंस रिपोर्ट चाहिए होती है, अगर वो एप्लीकेबल है तो। लेवल 2 में PSW विद प्रोडक्ट सैंपल एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये लिमिटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होती है हमें कस्टमर बताता है। लेवल 3 में PSW विद प्रोडक्ट सैंपल एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स।
तो जो 18 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताने वाला हूँ आगे, वो सब डॉक्यूमेंट्स PSW के साथ लेवल 3 में जाता है। लेवल 4 की बात करें तो PSW विद अदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एज डिफाइंड बाय द कस्टमर। इसमें PSW के साथ साथ कस्टमर हमें बताता है कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, और फिर वो बाद में PPAP की ऑडिट करने भी हमारे एंड पे यानी सप्लायर एंड पे आता है। लेवल 5 में दोस्तों कस्टमर जो होता है वो APQP के 5 फेज़ में जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, वो हर एक्टिविटी में, मतलब इनिशियल एक्टिविटी से लेके एंड एक्टिविटी तक, जब तक कि पार्ट हमारा मास प्रोडक्शन में नहीं चला जाता, वो हर एक्टिविटी में हमारे साथ रहता है और हमें बताता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, पार्ट को डेवलप कैसे करना है। वो FMEA के टाइम पे हमारे पास रहता है, वो हर एक्टिविटी में हमारे साथ रहता है। तो दोस्तों, ये तो बात होगी कि वो कौन कौन से 5 लेवल हैं जो कि हमारे PPAP के अंडर आते हैं, या PPAP के 5 लेवल कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली इंडस्ट्रीज में 4th लेवल का PPAP यूज किया जाता है। तो ये दोस्तों, अब देखते हैं कि वो 18 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिनको हम PPAP के दौरान प्रिपेयर करते हैं, और उन्हीं के थ्रू हम अपने कस्टमर से अप्रूवल लेते हैं कि जो हम पार्ट डेवलप कर रहे हैं आपके लिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है या नहीं है, हम अपने इस पार्ट को मास प्रोडक्शन में ला सकते हैं या नहीं। तो ये दोस्तों, देखते हैं कि वो 18 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जितने भी हमारे PPAP में डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं उसको बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया है ताकि आप लोग अच्छे से देख के सीख सके। तो फ्रेंड्स, ये वो 18 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कस्टमर कहता है भैया मुझे तो ये 18 डॉक्यूमेंट चाहिए, और जब आप ये 18 चीजें मुझे सबमिट कर दोगे तभी मैं आपके पार्ट को अप्रूव करूंगा। अब जानते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स में या इन चीजों में ऐसा है क्या कि कस्टमर हमसे मांगता ही मांगता है, इसके बिना अप्रूवल हमें देता ही नहीं है। तो पहला है डिजाइन रिकॉर्ड। डिजाइन रिकॉर्ड यानी एक अप्रूव ड्राइंग होती है जिसमें पार्ट से रिलेटेड सब कुछ मिला होता है। उसमें कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन कौन सी टेस्टिंग होगी, क्या क्या डायमेंशंस हैं, पार्ट की शेप कैसी है, वो सब डिजाइन रिकॉर्ड में होता है। इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट्स इफ एनी, अगर मान लो कोई भी उस पार्ट में कोई भी इंजीनियरिंग चेंज आया है, कोई ECN आया है, तो हम उसको सबमिट करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं देखिए इफ एनी, अगर कोई आया है तो हम कस्टमर से प्रूव कराएंगे और फिर उसको दिखाएंगे कि हाँ देखो जी, इसमें इस पार्ट में हमने ये आपसे डेविएशन मांगा था, या हमने ये स्पेक चेंज करवाया है, उसके बाद आपने अप्रूवल दिया है, तो हम इसी हिसाब से पार्ट बना रहे हैं। कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल, कस्टमर अपनी तरफ से कोई इंजीनियरिंग में चेंज करता है तो उसकी तरफ से अप्रूवल अगर कोई है तो वो भी हम लगाएंगे। चौथा डॉक्यूमेंट है हमारा DFMEA। DFMEA क्या होता है दोस्तों? डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये FMEA का एक पार्ट है। तो जितने भी इसमें कोर टूल्स हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि चीजें आप अच्छे से समझ सकें। अगला जो डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं PFD, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इसमें हम एक फ्लो कस्टमर के साथ शेयर करते हैं कि हम आपके लिए जो पार्ट बना रहे हैं साहब, हम इसमें ऐसे ऐसे इसको बनाएंगे, पहला प्रोसेस ये होगा, दूसरा प्रोसेस ये होगा, तीसरा प्रोसेस ये होगा, ऐसे ऐसे करके जो हमारे प्रोसेस होंगे हम उनको शेयर करेंगे। PFMEA, प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। देखिए यहाँ पे था DFMEA, डिजाइन के टाइम पे हम जो फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस करेंगे वो DFMEA में आता है, और जो प्रोसेस का जो हम एनालिसिस करेंगे उसके फेलियर मोड देखेंगे, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या काउंटर मेजर्स लेने हैं, वो PFMEA होता है। कंट्रोल प्लान, मतलब हमारा प्रोसेस कैसे कैसे चलेगा वो तो हमने प्रोसेस फ्लो डायग्राम में बता दिया कि भैया हम तो ऐसे ऐसे चलाने वाले हैं अपने प्रोसेस को, और ऐसे आपका पार्ट डेवलप होगा। लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसमें प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, मतलब प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या हमें चेक करना है किस किस प्रोसेस में, और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, यानी अगर मान लो मशीन के पैरामीटर्स आ जाते हैं उसके अंदर कि हमें किस पैरामीटर पे मशीन चलानी है। अगर मान लो हमें मोल्डिंग करनी है तो क्यूरिंग टाइम कितना होगा हमारा, कूलिंग टाइम कितना होगा हमारा, अगर हमारे पास प्रेस हो पाए तो प्रेशर कितना होगा हमारा, ये सब हम कंट्रोल प्लान में मेंशन करते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है इस प्रोसेस से होके इस कंट्रोल के साथ चलेगा। अगला आता है MSA। MSA होता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। अगेन ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें हम चेक करते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम अपने पार्ट को चेक करेंगे वो कितना कैपेबल है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि जिससे हम पार्ट चेक कर रहे हैं वही खराब है, हमारा रिजल्ट ही खराब आएगा।
अगला डायमेंशनल रिजल्ट। देखिए दोस्तों, इन सबके एक सीक्वेंस है, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम कोई पार्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए हमें डिजाइन भी चाहिए। बिना डिजाइन के हम पार्ट को कैसे डेवलप करेंगे? तो पहले हमारे पास डिजाइन चाहिए। ये दो चीजें थोड़ी सी अलग है कि अगर उसमें डिजाइन में हम रिव्यू करेंगे डिजाइन को कि यार देखते हैं कि डिजाइन इस तरह के डिजाइन को जो टॉलरेंस हमें दे रखी है उसको मीट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो टेस्टिंग की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उसको हम मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कुछ हमें डेविएशन तो नहीं लेना है। तो इन दोनों में वही चीज देखी गई है। हम जब कस्टमर से डिजाइन आएगा उसको रिव्यू करेंगे, कुछ हमारी आउटपुट आएगी, हम इनपुट देंगे, वो उसको अप्रूव करेंगे। तो ये दोनों चीज वही चीज है। अब जब अप्रूवल भी मिल गया, डिजाइन भी आ गया, तो हम डिजाइन का एफएमए करेंगे कि जब हम इस पार्ट के लिए एक टूल बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। मान लो कि मैंने कोई मोल्डिंग टूल बनाया है, अब उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो ये सब हम डिजाइनिंग फेज में देखते हैं कि क्या क्या फेलियर मोड हो सकते हैं। जब हमारी डिजाइनिंग तैयार हो गई तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पार्ट कैसे कैसे बनेगा। तो हम उसका एक प्रोसेस फ्लो बनाएंगे। प्रोसेस फ्लो बना लिया तो उस प्रोसेस में कोई कमी तो नहीं है। हम ऐसा तो प्रोसेस नहीं बना दिया है कि हमारा डिफेक्ट जनरेट होता रहेगा। उसके लिए हम एफएमए करेंगे। जब हमने देखा कि नहीं हमारा प्रोसेस ठीक है, कोई भी फेलियर मोड नहीं है, तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? उसके लिए कंट्रोल प्लान बनाएंगे। फिर जब पार्ट बन जाएगा तो पार्ट को चेक कैसे करेंगे? उसके लिए एमएस से करेंगे। अब पार्ट डेवलप हो गया हमारा, तो हम पार्ट को इंस्पेक्शन करेंगे ना, पार्ट की डायमेंशन इंस्पेक्शन करेंगे, तो डायमेंशन रिजल्ट आ गया। पार्ट किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा, किसी ना किसी तो मटेरियल से मिलकर बना होगा, तो वो मटेरियल की स्पेसिफिकेशंस क्या थी, वो क्या हमारे रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है या नहीं कर रही, उसके लिए हम एमटीसी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट देखेंगे। तो मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट भी आ गया। उसके बाद जब हमारा पार्ट डेवलप हो गया तो हम इनिशियल प्रोसेस स्टडी करेंगे, जिसमें हम पीपीके निकालते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट्स, हमने पार्ट तो डेवलप कर लिया है, पर क्या हमारे पास ऐसी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं कि हम इस पार्ट की इंस्पेक्शन, इसकी टेस्टिंग अपने इन हाउस कर सकें, या जो हमने बंदे अपॉइंट कर रखे हैं, वहां पे रख रखे हैं बंदे, इंजीनियर्स रख रखे हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि उस लैब में आए हुए इक्विपमेंट्स को ऑपरेट कर सके? तो उसके लिए क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट बनता है कि हमारे पास ये मशीनरी है, ये इस बंदे के अंडर है, इसकी क्वालिफिकेशन ये है। AAR अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, कुछ पार्ट्स में जिसमें कि अपीयरेंस की बहुत महत्वता होती है। जैसे मान लो अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी का डोर है, डैशबोर्ड है, स्टीयरिंग है, ये क्या है, विजुअली नोट किए जाते हैं। अगर मान लो कलर में कुछ चेंज आ गया तो क्या है कि वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये इजीली नोटिसेबल है ना। अगर मान लो आपकी पूरी गाड़ी का कलर लाल है और जो गेट है आपका, डिग्गी का गेट है, बोनट है, व्हाटएवर, उसका कलर बाकी बॉडी से अलग है, तो कस्टमर गाड़ी नहीं लेगा। तो उस जगह अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट लगती है। हर पार्ट में जरूरी होती है। जो पार्ट छुप जाते हैं, जो दिखते नहीं है, इंजन माउंटिंग्स हो गई, जो पार्ट नहीं दिखते उसमें इसकी जरूरत नहीं होती। सैंपल रिपोर्ट, एक सैंपल देंगे हम उनको, हमने भैया ऐसे ऐसे पार्ट्स बनाए हैं, आप चेक कर लीजिए। भाई वो भी चेक करेंगे, डायमेंशन चेक करेंगे, टेस्टिंग भी करेंगे, हर तरह से सेटिस्फाई होंगे वो, तो हम तो फिजिकल पार्ट्स प्रोवाइड कराएंगे। मास्टर सैंपल, अब देखो दो बात आती है, एक मास्टर सैंपल होता है, एक लिमिट सैंपल होता है। हम मास्टर सैंपल सबमिट करते हैं कस्टमर को और वो अप्रूव करके देता है कि हाँ ये आपका मास्टर सैंपल है, इस जैसे सारे पार्ट बनने चाहिए। तो आप पूछोगे साहब लिमिट सैंपल क्या होता है? लिमिट सैंपल क्या होता है, मान लो कि आप शीट मेटल में काम कर रहे हो, वहां पे ऑपरेशन होते हैं और बर आती है एक्सिस पे, तो कितनी बर अलाउ है, परमिसिबल है, या कितना स्क्रैच परमिसिबल है भी या नहीं है। तो एक लिमिट दे दी ना कि इस लिमिट तक बर अलाउ है, इस लिमिट तक स्क्रैच अलाउ है। तो लिमिट है कि लास्ट लिमिट तक का जो पार्ट बना है वो हमारे लिए लिमिट सैंपल बन जाएगा कि अगर इससे वॉश कंडीशन हुई तो हमारा पार्ट रिजेक्ट है। तो मास्टर सैंपल सबसे बढ़िया पार्ट की, ऐसा तो आपको बनाना ही है। लिमिट सैंपल इतना चल जाएगा, इसके नीचे नहीं चलेगा। आया डिफरेंस समझ में? उसके बाद चेकिंग एड्स, उस पार्ट को चेक करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, उसकी टेस्टिंग के लिए, उसकी डायमेंशन इंस्पेक्शन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, उनकी लिस्ट होती है। मान लो आपके पास 6 वर्नियर कैलिपर है कंपनी के अंदर, लेकिन 6 के 6 तो हर एक पार्ट की चेक नहीं करोगे ना, कोई एक डेडिकेटेड होगा कुछ पार्ट्स के लिए, जिसका हम एमएस से भी करेंगे। तो उन सबकी लिस्ट आएगी। CSR
कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्स तो मैं सारे दे दिए, बट कस्टमर कह रहा है कि मुझे कुछ एडिशनल चीजें भी चाहिए, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ भी लीगल रिक्वायरमेंट है, इन हाउस रिक्वायरमेंट है, आउटसोर्स रिक्वायरमेंट है कि भैया हम आपकी मटेरियल सर्टिफिकेट तो हमने ठीक है आपकी देख ली, लेकिन हम आपसे सैंपल लेंगे मटेरियल का, उसको बाहर भी चेक कराएंगे। तो ये CSR कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गई। या जैसे मारुति मांगती है टिस्पी, ट्रेसेबिलिटी का एक सिस्टम मांगती है कि आपकी कंपनी के अंदर ट्रेसेबिलिटी का क्या सिस्टम है। मान लो डिफेक्ट आ गया, कस्टमर एड्रेस पहुंच गया, कस्टमर कंप्लेंट आ गई, अब आप कैसे इसको ट्रेस करोगे कि ये पार्ट कब बना था, किसने बनाया था, उस टाइम क्या गवर्नमेंट थी, तो टिस्पी मांगती है। इसी तरह इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं होती उनकी होती है मिसपी, मारुति इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड ऑफ पार्ट। तो कुछ हटके रिक्वायरमेंट जो होती हैं कस्टमर की, वो CSR के अंडर आती है, तो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो होंगी वो भी लगानी पड़ती है। PSW पार्ट सबमिशन वारंट, हम पार्ट सबमिट करते हैं, उसके साथ ये वारंट में सबमिट करते हैं। इसके अंदर सब कुछ डिस्क्राइब होता है कि 1 घंटे में आपने कितने पार्ट बनाए, पार्ट का नाम क्या है, पार्ट किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, पार्ट का वेट क्या है, 1 घंटे में कितने पार्ट बन सकते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, उसके हिसाब से हमारी कैपेसिटी पूरी है भी या नहीं है, वो सब PSW में आ जाती है। दोस्तों एक डॉक्यूमेंट और लगता है जिसको नंबर नहीं दिया बट इंक्लूड कर दिया है, बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल या बल्क मटेरियल लिस्ट, मतलब आपके उस पार्ट को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं वो सब की लिस्ट BOM में आती है। तो दोस्तों ये कुछ 18 डॉक्यूमेंट्स थे जो कि PPAP के दौरान हमें सबमिट करने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पे कस्टमर हमें अप्रूवल देता है कि हाँ आप जो पार्ट बना रहे हो उसको आप मास प्रोडक्शन में ले सकते हो। क्या होता है कि कस्टमर हमारे एंड पे PPAP ऑडिट करने भी आता है, जो कि लेवल 4 में मैंने आपको बताया था। कस्टमर हमारे एंड पे आता है PPAP लेवल 4 में, और वो ऑडिट करता है PPAP की सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, पार्ट को खुद से इंस्पेक्शन करता है, और इस दौरान हम कुछ सैंपल बनाते हैं, एक शिफ्ट का सैंपल बना लेते हैं जो कि कस्टमर को सबमिट करते हैं, और उन सैंपल के बेसिस पे ही वो डिसीजन लेता है कि पार्ट ओके है या नहीं। अच्छा बात आती है कि PPAP कब करते हैं। तो दोस्तों PPAP करने की कुछ कंडीशंस हैं। जब भी आप नया पार्ट डेवलप करोगे तो आपको PPAP करना पड़ेगा, PPAP सबमिट करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, अगर कोई ECN आता है, इंजीनियरिंग चेंज आता है पार्ट के अंदर, तो आपको PPAP करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रोडक्शन लोकेशन, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन चेंज होती है तो भी आपको PPAP करना पड़ेगा। अगर आप अगर वही मटेरियल चेंज होता है तो भी आपको PPAP करना पड़ेगा। 4M में कोई भी चेंज आता है, मेजर चेंज, तो हमें PPAP सबमिट करना पड़ता है। फिर 4M आपको पता ही है, मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड। अगर आप कोई नया प्रोसेस ऐड करते हैं, कोई प्रोसेस मर्ज करते हैं, या कोई नई मशीनरी इक्विपमेंट आप नया उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, या आप पुरानी फैसिलिटी को रिप्लेस करते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो भी आपको PPAP सबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशंस थी जब आपको PPAP सबमिट करना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि PPAP में जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से लेवल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोस्तों मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, जहां पे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि कौन कौन से लेवल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सही होते हैं। तो दोस्तों ये एक लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ R लिखा हुआ है दोस्तों, वहाँ R का मतलब होता है कि रिटेन एट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एंड मेक अवेलेबल टू द कस्टमर इफ रिक्वायर्ड। मतलब ये डॉक्यूमेंट्स हमें कस्टमर को सबमिट नहीं करने हैं, लेकिन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस लोकेशन पे इन डॉक्यूमेंट्स को हमें संभाल के रखना है, रिटेन करके रखना है। अगर कस्टमर मांगता है तो हमें ये डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को दिखाने होंगे। वहीं जहाँ जहाँ S लिखा हुआ है वहाँ पे इसका मतलब है कि सबमिट टू द कस्टमर, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स हमें इस लेवल में कस्टमर को सबमिट करने होते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा सेशन था PPAP के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन सब डॉक्यूमेंट्स की ब्रीफ नॉलेज गहनता से हम चर्चा बाद के वीडियोस में करेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने और आप लोगों को भी चीज़ें अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके बेसिक्स क्लियर हुए या नहीं हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।